नमस्कार। आज हम कुछ सवाल करेंगे जिसमें पहला सवाल है, एक भारहीन डोरी द्वारा बंधे हुए W1 तथा W2 भार के दो रुक्ष कण जिनके घर्षण गुणांक μ1 तथा μ2 है, एक आनत समतल पर रखे हुए हैं। सिद्ध कीजिए कि संतुलन की अवस्था में तल का क्षैतिज से अधिकतम झुकाव tan इनवर्स μ1 W1 प्लस μ2 W2 अपॉन W1 प्लस W2 है। ये हमें सिद्ध करना है। तो जैसा कि सवाल में कहा गया है कि एक भारहीन डोरी है जो कि चित्र में दर्शाई गई है। इस पर W1 और W2 भार के दो रुक्ष कण यानी कि रफ जो है पार्टिकल वो बंधे हुए हैं और उनके घर्षण गुणांक हमें दिए हुए हैं। और ये एक समतल दिया हुआ है, आनत समतल, जिस पर कि ये जो है कण है और रस्सी से बंधे हुए। तो हम इसे सिद्ध करते हैं। माना हमने कि सीमांत संतुलन की अवस्था में, यानी कि सीमांत संतुलन की अवस्था वो है जब ये जो पार्टिकल है ये बिल्कुल उस अवस्था में हो, नीचे लुढ़कने की या फिसलने की अवस्था में हो लेकिन फिसल नहीं रहे हो, वो सीमांत संतुलन की स्थिति कहलाती है। तो हमने क्या माना, सीमांत संतुलन की स्थिति में जो रुक्ष नत समतल का क्षैतिज से झुकाव, यानी कि जो समतल है, रफ प्लेन है, इसका जो हॉरिजॉन्टल अपने पास क्षैतिज है उससे झुकाव अपने पास कोण कितना है, अल्फा। और ये जो डोरी है इसमें तनाव टी है। अब ये पार्टिकल जो बंधे हुए हैं इस डोरी से दोनों सिरों से, तो तनाव रस्सी में, क्योंकि ये दोनों पत्थर से जब ये पार्टिकल से जो है डोरी खींचेगी तो एक दूसरे कण की तरफ तनाव बल लगेगा। तो यहाँ चित्र में एरो से दर्शाया गया है कि तनाव बल टी एक दूसरे की तरफ, दोनों तरफ लगेगा। और W1 और W2 भार के ये दो कण हैं। इन दोनों कणों पर, यानी कि ये जो पहला पार्टिकल है हम देख सकते हैं नीचे की तरफ, इस पर जो है भार इसका W1 है और दूसरा जो कण है उसका भार W2 है। यहाँ W1 और W2 इसके हमारे पास भार है इन पार्टिकल्स के। और इन कणों पर जो अभिलंब प्रतिक्रिया है समतल के परपेंडिकुलर होती है वो। तो W1 भार का जो कण है समतल पर, तो इस पर जो है प्रतिक्रिया इस तल की क्या है, R1। इसी प्रकार जो W2 भार का कण है तो इस समतल पर है, इस पर जो समतल की अभिक्रिया वो है R2। अब चूंकि दोनों कण जो है नीचे फिसलने की अवस्था में है, यानी कि पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग इस केस में वो है, इस कंडीशन में है, तो इसका मतलब जो इनको रोकने के लिए जो इनके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, घर्षण बल लगेगा, वो मैक्सिमम होगा। तो जो सीमांत घर्षण बल होंगे वो क्या क्या होंगे, μ1 R1 तथा μ2 R2। और ये क्या होंगे, तल के अनुदिश ऊपर की ओर क्रियाशील होंगे। अब पहला कण पर जो लगने वाले बल कौन कौन से, एक तो W1 इसका भार, दूसरा तनाव बल लग रहा है T, तीसरा अभिलंब प्रतिक्रिया R1 और इसको नीचे फिसलने की ओर रोकने वाला बल μ1 R1। ये चार बल के अंतर्गत जो है ये कण संतुलन की अवस्था में है, सीमांत संतुलन की अवस्था में। अब इन बलों को हम क्या करते हैं, तल के अनुदिश और लंबवत दिशा में वियोजित करते हैं। तो हम देख सकते हैं जो कण पर बल लग रहे हैं, W1 पहला जो भार है उसको हम देखते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर अल्फ़ा एंगल है तो ये W1 कॉस अल्फ़ा हमने डायग्राम में बताया, W1 कॉस अल्फ़ा क्या है, और W2 कॉस साइन अल्फ़ा, W2 साइन अल्फ़ा, इसकी दिशा भी हमने बताई गई है। तो जब इनको रिजॉल्व करेंगे हम फोर्सेस को, तो हमारे पास क्या आएगा, R1 जो है उसके अपोजिट है W1 कॉस अल्फ़ा, मीन्स R1 बैलेंस होगा W1 कॉस अल्फ़ा से। इसी प्रकार W1 साइन अल्फ़ा जो है उसके अपोजिट कौन कौन से बल है, एक तो है T और दूसरा है μ1 R1, मीन्स W1 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू T प्लस μ1 R1। तो यहाँ से हम T को पक्षांतरण करके निकाल सकते हैं। इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया।
अगली इक्वेशन में हम क्या करें, हमने क्या कर दिया यहाँ पर टी को एक तरफ रखा, बाकी को दूसरी तरफ भेज दिया, तो यहाँ से R1 की वैल्यू भी हमने यहाँ पुट कर दी। अब हम आगे देखते हैं। इसी प्रकार दूसरे कण के लिए भी हम देखें तो उस पर भी जो है बल लगने वाले वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर W2 है, R2 है और μ2 R2 है। तो इन्हें भी हम बलों को क्या करेंगे, तल के अनुदिश और लंबवत दिशा में वियोजित करेंगे। तो हम देखते हैं इसी प्रकार से जैसे पहले कण के लिए क्या था, बैलेंस करेंगे हम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास R2 बराबर W2 cos अल्फ़ा, देख सकते हैं यहाँ चित्र से। R2 जो है, R2 बराबर देखें W2 cos अल्फ़ा, और जो हमारे पास μ2 R2 है वो है हमारे पास T प्लस W2 साइन अल्फ़ा। μ2 R2 इज इक्वल टू T प्लस W2 साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से भी हम T को एक तरफ रख के बाकी की टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे और R2 का मान भी रख देंगे। समीकरण नंबर 2 आ गई। तो हमसे हमारे पास समीकरण नंबर 1 और 2 से T की वैल्यूज़ आ गई। दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, बराबर हम रख देंगे दोनों को, तो हमारे पास ये समीकरण जो है आ जाती है। यहाँ से हमने W1 प्लस W2 के साथ में साइन अल्फ़ा कॉमन आएगा और दूसरी तरफ कॉस अल्फ़ा कॉमन आएगा और अंदर ब्रैकेट में आएगा W1 W1 प्लस μ2 W2। तो यहाँ से हम इजीली tan अल्फ़ा निकाल सकते हैं। tan अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस वन, ये हमारे पास निकल करके आ गया, जो कि हमें सिद्ध करना था। अब हम एक सवाल और देखते हैं। ए त्रिज्या का एक गोला जिसका गुरुत्व केंद्र गोले के केंद्र से C दूरी पर है और क्षैतिज से अल्फ़ा कोण पर झुके एक रुक्ष आनत समतल पर साम्यावस्था में है। यानी कि जो गोला है एक समतल पर है और वो समतल क्षैतिज से जो है अल्फ़ा कोण बनाता है। तो प्रदर्शित कीजिए कि यह कोण, प्रदर्शित कीजिए कि यह कोण कॉस इनवर्स A साइन अल्फ़ा अपॉन C से घूम सकता है। यह कौन, गोला, यह गोला कोण इस से घूम सकता है तथा फिर भी सीमांत साम्यावस्था में है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें दिया हुआ जो है हम देख लेते हैं। मान लिया गोले का जो केंद्र है वो C है और रुक्ष आनत समतल पर ये जो है संपर्क बिंदु P पर इसका समतल से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। संपर्क बिंदु मतलब उसका P है। चित्र में हम देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो गोला है ये किन किन क्रियाशील बलों के अंतर्गत साम्यावस्था में है। तो हम देखें, सबसे पहला तो क्या है, जो गोले और समतल का संपर्क बिंदु P है उस पर जो है अभिलंब प्रतिक्रिया R लग रही है, जो कि किसके, PC के अनुदिश है। दूसरा है हमारे पास घर्षण बल μR, जो कि इस गोले को जब ये गोला नीचे फिसलने की या गति करने की अवस्था में है उस समय जो मैक्सिमम फोर्स होगा, जिसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि चरम घर्षण बल कहेंगे, दूसरा बल है वो, और यह होगा अपोजिट डायरेक्शन में इस समतल के अनुदिश ऊपर की ओर, μR तल के अनुदिश ऊपर की ओर, जब गोला गति करने की अवस्था में हो, लेकिन गति नहीं कर रहा हो, गति करने की अवस्था में, पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग उस बिंदु पर हो। दूसरा ये बल है। तीसरा, इस गोले का भार, जो कि इसके गुरुत्व केंद्र, हमने G1 इसका गुरुत्व केंद्र माना है, इस गुरुत्व केंद्र पर नीचे की ओर इसका लगने वाला जो गोले का भार है वो W नीचे की ओर होगा। अब हम देखें तो जैसा कि हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने साम्यावस्था के लिए कई केसेस पढ़े थे कि जब तीन क्रियाशील बलों की रेखाएं समांतर हो या अलग अलग दिशाओं में हो, समांतर नहीं हो, तो उस केस में हमने साम्यावस्था की कंडीशंस पढ़ी थी। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, क्योंकि तीन बल है या तीनों अलग अलग जो है दिशाओं में है, पैरेलल नहीं है कुल मिलाकर के, तो ये एक ही बिंदु से गुजरेंगे। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि हम देखें कि बल R, प्रतिक्रिया बल R और जो μR है, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो बिंदु P है, यानी कि दोनों बिंदु P से गुजर रहे हैं दो बल।
तो इसका मतलब चूँकि ये गोला जो है साम्यावस्था की स्थिति में, इसलिए जो तीसरा बल W है वो भी इस बिंदु P से ही गुजरेगा। अर्थात जो गोले का गुरुत्व केंद्र हमने G1 माना है वो क्या होगा, इस लाइन पर जो P से गुजरने वाली रेखा है इस पर स्थित होगा। यानी कि गोले का गुरुत्व केंद्र G1 जो है बिंदु P से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित होगा। तो ये तीनों बल एक ही बिंदु P पर मिल रहे हैं। अब हमने क्या किया, इस बिंदु C से जो इस ऊर्ध्वाधर रेखा पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसे कि हमने CL कहा। अब ये जो CG जो है, CG1 जो है, हम देखते हैं कि इस जो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की CL, इसके साथ में हॉरिजॉन्टल के साथ में क्या थीटा एंगल बनाती है, हमने ये मान लिया। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है C और CG1 जो है ये C के बराबर है, स्मॉल c, और यहाँ से हम इस ट्रायंगल CLG1 से देखें तो हमारे पास CL की वैल्यू आती है स्मॉल c cos थीटा, ये हमारे पास निकल करके आती है। अब हमारे पास ये जो बल है, इन बलों को हम तल की दिशा में और उसके परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत दिशा में वियोजित करते हैं इन बलों को हम। तो हमारे पास क्या आता है, हम देखें R जो है वो किससे बैलेंस हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। R और W cos अल्फ़ा मीन्स R इज इक्वल टू W cos अल्फ़ा, और दूसरा जो है म्यू R वो किससे बैलेंस हो रहा है, W sin अल्फ़ा से, मीन्स W sin अल्फ़ा इज इक्वल टू म्यू R। इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया इनको। अब हम क्या करते हैं, मोमेंट लेते हैं यानी कि आघूर्ण लेते हैं बिंदु C के पारित। इस बिंदु C के पारित हम अबाउट जो है वो क्या लेते हैं, आघूर्ण लेते हैं। तो हमने मोमेंट निकालना सीखा था। जो बल म्यू आर है घर्षण बल, उसके लिए हम देखें तो म्यू आर गुणा इसकी क्रियाशील रेखा पर बिंदु C से लंबवत दूरी वो क्या हो गई CP, यानी कि म्यू आर गुणा CP, और इसकी जो है डायरेक्शन, जो इसका रोटेशन है वो क्या होगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा C के अबाउट। तो हमारे पास क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा। इसी प्रकार हम W को देखें तो W जो है वो C के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, इसलिए हमारे पास जो है इसका मोमेंट क्या होगा माइनस W गुणा इसकी क्रियाशील रेखा पर बिंदु C से लंबवत दूरी CL। और हम देखें R, तो R जो है उसके साथ क्या गुणा होगा, R गुणा C से इसकी क्रियाशील रेखा, इस R की जो क्रियाशील रेखा है उसकी इस C से लंबवत दूरी जो कि 0 है, मीन्स R गुणा 0 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये आघूर्ण हमने ले लिया जो कि 0 के बराबर हो गया। यहाँ से हमने वैल्यू पुट की, म्यू आर की वैल्यू हमने रख दी W साइन अल्फ़ा, और CP जो है इसकी रेडियस है A, मीन्स AW साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू W, और CL की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी A cos स्मॉल c cos थीटा। आगे देखें तो यहाँ से हमने cos थीटा जो है वो निकाल दिया, मीन्स थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास ये आ गई, ये समीकरण नंबर 2 आ गई। तो अब हम देखते हैं कि इसमें यदि हम cos थीटा की जगह cos माइनस थीटा कर दें तो इसके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि हम थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें तो ये जो परिणाम है समीकरण नंबर 2, ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपरिवर्तित रहती है। तो इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि या तो हम थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं, या फिर इसकी जो गुरुत्व केंद्र की जो स्थिति है तो हम देखें वो G1 की जगह G2 हो जाए, जो कि माइनस थीटा एंगल होगा इसका हॉरिजॉन्टल CL के साथ में। इसलिए हम कह रहे हैं कि या तो थीटा को यदि हम माइनस थीटा से रिप्लेस करते हैं, या इसका गुरुत्व केंद्र जो है G1 के बजाय G2 हो जाए, तो इसका परिणाम जो है समीकरण नंबर 2 अपरिवर्तित रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, अतः यदि गोले को हम कोण G1CG2 जो कि किसके बराबर है, G1CG2 2 थीटा के बराबर है, यानी कि यदि हम इसे कोण 2 थीटा से हम घुमा दें, 2 थीटा का मतलब 2 इंटू ये थीटा, ये है हमारे पास थीटा की वैल्यू, तो 2 थीटा ये होगा। यदि हम गोले को इस कोण से घुमाएं तो भी यह साम्यावस्था में रहेगा। तो हमें यही सिद्ध करना था इस सवाल के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए इतना ही, आज ही हमारा चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया।
और आगे के भाग में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।